नमस्कार साथियों, अपने पहले वीडियो की श्रृंखला में जो हमने प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के ऊपर बनाई थी, आज ये दूसरा लेक्चर दे रहे हैं प्लेटो के ऊपर, जो उनकी शिक्षा का सिद्धांत है। जब हमने प्लेटो के सिद्धांत के बारे में, उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में बात की, तो हमने बताया था कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत ही ऐसा सिद्धांत है जो उसके सारे सिद्धांतों का औचित्य सिद्ध करता है और उसको तर्कपूर्णता प्रदान करता है। आज इस सिद्धांत के बारे में विस्तार से इसके दार्शनिक और इसके वास्तविक आधारों के बारे में बात करेंगे। ये बात मैं पिछली वीडियो में बता चुका था कि प्लेटो के सारे सिद्धांत ज्यादातर सोफिस्टों के खिलाफ खड़े हुए सिद्धांत थे। उनके विरोध में, उनके व्यक्तिवाद के विरोध में बनाए गए एक समूहवाद के विचार को लेकर आगे बढ़ने के विचार थे। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। पहले इस सिद्धांत के कुछ दार्शनिक आधारों पर और इसके शिक्षा के महत्व किस प्रकार से प्लेटो के विचारों में है, उस पर बात करेंगे और फिर हम इसकी जो वास्तविक धरातल जो है देने की कोशिश जो है प्लेटो ने की है, अपना जो सिद्धांत बनाया है उसके बारे में बात करेंगे। एक प्रमुख बात और जिस प्रकार के कि हमने प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के बारे में देखा था कि प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत की स्थापना करने से पूर्व उस समय के तत्कालीन समय के जो भी न्याय के सिद्धांत थे उनकी तर्कपूर्ण आलोचना करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। तो इस सिद्धांत में भी आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो पहले से स्थापित शिक्षा प्रणालियां यूनानी नगर राज्य में और खासकर स्पार्टा और एथेंस में जो प्रमुख दो नगर राज्य थे उनके अंदर जो व्यवस्थित थी, उनकी किस प्रकार तर्कपूर्ण तरीके से उनकी कमियों और उनके गुणों का किस प्रकार से एक मिश्रण करते हैं, उनकी कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं और अपने एक शिक्षा सिद्धांत जो उनके रिपब्लिक का प्रमुख आधार भी है, उस शिक्षा सिद्धांत की स्थापना हमारे सामने करते हैं। तो बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं। पहले इसके महत्व और कुछ दार्शनिक आधारों पर हम बात करेंगे और बाद में इसके धरातलीय आधार पर बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो थोड़ा पेशेंस के साथ आप देखते रहेंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक का जो प्रमुख ध्येय है वो है एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। और आदर्श राज्य के लिए कल हमने जैसे कि पढ़ा कि न्याय का सिद्धांत बहुत जरूरी है, लेकिन इस न्याय के सिद्धांत की स्थापना के लिए यानी कि आदर्श राज्य की पूर्व शर्त न्याय है और न्याय की पूर्व शर्त के दो प्रमुख साधन जो है वो शिक्षा का सिद्धांत और साम्यवाद के रूप में प्लेटो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि इस न्याय की प्राप्ति के लिए हमें दो प्रकार के साधनों की जरूरत होती है, जिसके बारे में प्लेटो हमें बताते हैं। पहला सिद्धांत उन्होंने बताया शिक्षा का सिद्धांत यानी कि एजुकेशन। इसको प्लेटो एक सकारात्मक और आत्मिक तरीका बताते हैं, यानी कि ये उस आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए, उस दार्शनिक राजा के निर्माण के लिए एक सकारात्मक और आत्मिक यानी कि पवित्र तरीका है जिससे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जो दूसरा साधन जो है प्लेटो ने हमारे सामने बताया वो है साम्यवाद का, यानी कि साम्यवाद यानी कि प्रतिरोध, किसी प्रकार से उस चीज के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाना। इसको प्लेटो नकारात्मक और लौकिक यानी कि सांसारिक तरीके के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। साम्यवाद के अंदर हम देखते हैं कि वो दो वस्तुओं से निषेध जो है वो दार्शनिक राजा को, या जिसको हम संरक्षक वर्ग कहते हैं, उसको करता है परिवार और संपत्ति में। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर रूसो की एक बड़ी अच्छी पंक्ति भी है, वो आप सब लोगों ने पढ़ी होगी कि रूसो ने प्लेटो की एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छा कमेंट किया। उसने कहा है कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक नहीं है, बल्कि शिक्षा पर लिखी गई अभी तक की सर्वश्रेष्ठ कृति है जो इससे पहले कभी भी नहीं लिखी गई। एजुकेशन के बारे में रूसो ने काफी कुछ लिखा अपनी पुस्तक इमाइल के अंदर भी, और उनकी ये टिप्पणी उस प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण थी, किस प्रकार से वो व्यक्ति का निर्माण करती है, उसके बारे में बताकर उसकी महत्वता को और बढ़ाया है। प्लेटो के लिए सही मायने में एजुकेशन क्या है? प्लेटो कहता है कि एजुकेशन ही वो साधन है जो जीवन यापन के गलत ढंग में सुधार करके उसको सही तरीके से काम शिक्षा में सही रास्ते पर लगा सकती है। यानी कि न्याय की क्या था? न्याय की स्थापना यह था कि मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन किस प्रकार करे। अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन ना करना जीवन यापन करने का गलत ढंग है प्लेटो के अनुसार। इस प्रकार एजुकेशन ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत सब लोग अपने इस गलत ढंग में सुधार करने की
जो है कोशिश करेंगे या उससे सुधार संभवतः रूप से हो जाएगा इस शिक्षा व्यवस्था के ऊपर। और इसी प्रकार प्लेटो कहता है कि यह शिक्षा व्यवस्था वास्तविक रूप से बुराई की जड़ पर, बुराई मतलब मनुष्य जो जिसकी जो प्राकृतिक योग्यता होता है उसके अनुसार काम ना करके दूसरे किसी कार्य में हस्तक्षेप करता है, तो इसको भी प्लेटो एक बुरी चीज के रूप में देखता है और उसको कहता है कि यह बुराई की जड़ पर प्रहार करता है। वास्तविक रूप से अपने योग्यता अनुसार, अपने गुणों के अनुसार अपने निर्धारित कार्यों को ना करना प्लेटो के अनुसार एक मानसिक रोग है। यह कोई शारीरिक रोग नहीं है जिसका इलाज हम शारीरिक या फिजिकली किसी डॉक्टर के पास जाकर कर सकते हैं। और इसका जो इलाज हो सकता है वो प्लेटो कहता है कि इस मानसिक रोग का इलाज और इसका जो निदान किया जा सकता है वह भी मानसिक ही होगा। और मानसिक इलाज के लिए आप लोगों को पता है कि शिक्षा सबसे उचित साधन होता है। इसका बात जो है प्लेटो हमारे सामने करता है। मनुष्य को कर्तव्य पालन करने की शिक्षा यहां पर जो है एजुकेशन दी जाती है। और एजुकेशन के बारे में प्लेटो हमारे सामने जो स्थापित करता है कि यह अज्ञान रूपी अंधकार को हमारे जीवन से दूर कर एक नया प्रकाशमान, जिसमें हम अपने कर्तव्यों को पहचान सकते हैं, जिसमें हम अपनी भूमिकाओं को पहचान सकते हैं, जिसमें हम अपनी योग्यताओं को निखार सकते हैं, ऐसे प्रकाश का सिद्धांत जो है स्थापित करने में हमारी शिक्षा का सिद्धांत करता है। जैसा ये इसके जो है हम शिक्षा के महत्व के बारे में बात आप लोगों से कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सोफिस्टों के व्यक्तिवाद के खिलाफ जो उनका व्यक्तिवादी मांग था, व्यक्तिवादी मांग क्या थी कि उनके अनुसार जो शिक्षा थी वह व्यक्तिगत मांग और पूर्ति पर निर्धारित व्यवस्था थी। प्लेटो इस व्यक्तिगत मांग पूर्ति के शिक्षा के सिद्धांत के विरोध में एक समूहवादी शिक्षा प्रणाली की स्थापना हमारे सामने करता है। और बाद में चल के हमने सबने देखा है कि अरस्तु और प्लेटो मतलब एक सामूहिक समुदायिकवादी जो है विचारों की ज्यादा बात करते हैं व्यक्तिवाद की। और व्यक्तिवाद के विरोध में बात करने का मतलब है कि वो सोफिस्ट और आइसोक्रेट्स जो कि यूनानी नगर राज्य में खासकर एथेंस में अपनी शिक्षा देने के लिए ट्यूटर के रूप में आते थे, उनका विरोध करते हैं। तीसरा प्रमुख महत्वपूर्ण बात इसके अंदर यह है कि जो सुकरात की प्रमुख पंक्ति होती थी, सद्गुण ही ज्ञान है, यानी कि प्लेटो इस बात को शिक्षा व्यवस्था के आधार पर भी स्थापित करते हैं कि सद्गुण ही ज्ञान है। और ये मान के चलते हैं कि ज्ञान ही अगर सद्गुण है तो उस सद्गुण को पढ़ाए जाने के लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम होना चाहिए। और निश्चित पाठ्यक्रम अगर आपके पास है तो उसके लिए राज्य को एक उचित शिक्षा प्रणाली तैयार करनी चाहिए। और इसी क्रम में कहता है कि राज्य सबसे पहली और उच्च शिक्षा संस्थान जो है वो प्लेटो मानकर चलता है। वो कहता है कि राज्य का प्रथम कर्तव्य मनुष्य को उसके कर्तव्य पथ पर जो है अग्रसर करना होता है। तो अगर वो उस शिक्षा व्यवस्था के को स्थापित करने में राज्य अगर कामयाब हो जाता है तो आप मान के चलिए कि उसने अपने ज्यादातर समस्याओं का निदान कर लिया है। इसलिए प्लेटो ने राज्य को सबसे पहली और सबसे ऊंची शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमारे सामने जो है बात रखी है। अब मैं आपको आगे वाले जो है बातचीत करूंगा जो कि किस प्रकार से उस समय की जो तात्कालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके बारे में प्लेटो हमारे सामने बात रखता है। और आखिर में प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस प्रकार से हमारे सामने उभर कर आती है। प्लेटो की जो ये शिक्षा व्यवस्था है वो वास्तविक रूप से उस समय की दो जो प्रमुख नगर राज्य थे उसकी शिक्षा व्यवस्था की कमियों को देखते हुए आगे निकल कर आती है। तो सबसे पहले इस कड़ी में प्लेटो जो है वो एथेंस की शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमारे सामने बात करता है। एथेंस जो एक नगर राज्य है, बहुत मशहूर नगर राज्य है, जिसके खुद प्लेटो वहां के जो है नागरिक थे और वहां पर लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था वहां पर स्थापित थी। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहां पर शिक्षा व्यक्तिगत यानी कि किसी को भी शिक्षा देना व्यक्तिगत मामला था। और यहां की शिक्षा वास्तव में व्यक्ति तक यानी कि लोगों तक ही, पुरुष प्रधान समाज तक ही स्थापित थी। और महिलाओं को घर की चार दीवारी में
ही रोककर रखा जाता था। वहां यानी कि यहां से उनको आगे नहीं जाने दिया जाता था, तो उनके लिए शिक्षा यहां पर निषेध थी। एथेंस की शिक्षा प्रणाली के अंदर ये बहुत बड़ी, यानी कि महिलाओं के लिए किसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था यहां पर नहीं थी, केवल पुरुषों के लिए थी और ये व्यक्तिगत मामला था। यहां की जो एथेंस की शिक्षा व्यवस्था है, प्लेटो कहता है कि यह तीन अवस्थाओं से होकर गुजरती है। पहली अवस्था जो है, प्लेटो हमारे सामने बताता है कि पहली अवस्था में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक यहां पर जो इसकी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था थी, जिसमें लिखना, पढ़ना, कहानी सुनाना, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र की जो है शिक्षा, इस जो है एथेंस की शिक्षा प्रणाली का प्रमुख अंग था। जो दूसरी माध्यमिक शिक्षा थी, उसके अंदर प्लेटो ने स्पष्ट रूप से बताया है कि यह दूसरी जो माध्यमिक शिक्षा थी, यह सोफिस्टों और आइसोक्रेट्स के जो स्कूल होते थे, अपने जो स्कूल थे, उनके अंदर दी जाती थी और यह बड़ी खर्चीली शिक्षा व्यवस्था थी। यह सब लोगों के लिए आसानी से सुलभ होने वाली शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि यह उन्हीं के विद्यालयों में दी जाती थी और वो बहुत पैसा इसके बदले में वहां पर लेते थे। प्रमुख रूप से जो वहां पर विषय पढ़ाए जाते थे वो अलंकार शास्त्र थे, वो वहां पर जो है भाषा शास्त्र थे, वो भाषण कला की जो है शिक्षा देते थे, वे राजनीति की शिक्षा देते थे और वो व्याकरण की शिक्षा देते थे। आप जानते हैं कि इन सब चीजों की जरूरत लोकतंत्र में भाषण कला में पारंगत होने के लिए जरूरत पड़ती है। तो ज्यादातर सोफिस्ट और आइसोक्रेट्स जो थे, वो पैसों के बदले में भाषण कला में पारंगत बनाने के लिए वहां पर इस प्रकार की शिक्षा यहां पर दी जाती थी, जो कि 14 वर्ष से 16 वर्ष की आयु तक यहां पर चलती थी। तीसरी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो तीसरी अवस्था है, वो यहां पर 16 से 18 वर्ष की जो है प्लेटो हमारे सामने बताकर चलता है, जिसको वह उच्च शिक्षा व्यवस्था का नाम देता हूं। उच्च शिक्षा व्यवस्था यहां पर प्लेटो के अनुसार, और ये एक सैनिक, यानी कि सबको सैनिक शिक्षा यहां पर प्लेटो देने की बात करता है, ताकि सब लोग अपने नागरिक दायित्वों का निर्वाह यहां पर कर सके। यानी कि एक सैनिक के रूप में जो भी नागरिक दायित्व है, उनकी यहां पर प्रत्येक व्यक्ति सैनिक बनने के बाद यहां पर अपने उस नागरिक दायित्वों का निर्वाह कर सके। ये बातें प्रमुख रूप से यहां पर एथेंस की शिक्षा व्यवस्था के अंदर प्लेटो हमारे सामने देखते हैं। लेकिन प्लेटो ने जब इस शिक्षा व्यवस्था को देखा तो इसमें बड़ी सारी खामियों को उसने पाया। पहली जो खामियां थी, जो कमी थी, वो यह थी कि यह जो शिक्षा व्यवस्था थी, यह व्यक्तिगत थी। यह व्यक्तिगत शिक्षा व्यवस्था थी जिसका प्लेटो विरोध करता है। और जो दूसरी सबसे बड़ी जो व्यवस्था थी यहां पर कि यह एकांकी यानी कि एक तरफा जो है शिक्षा व्यवस्था थी। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था केवल विवेक पर आधारित, यानी कि यहां पर जो शिक्षा दी जाती थी वो केवल विवेक की शिक्षा दी जाती थी। चाहे आप 6 वर्ष की आयु से लेकर आप जो है करीब 16 वर्ष की आयु तक केवल अलंकार शास्त्र, भाषण शास्त्र, व्याकरण, गणित और इस प्रकार की जो है धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं की यहां पर जो है व्यवस्था हमारे सामने जो है प्लेटो के सामने जो है एथेंस में दी जाती थी, जिसकी कमियों को उसने देखा। दूसरी प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था हमारे सामने प्लेटो जो बताते हैं वो है स्पार्टा की। स्पार्टा के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि स्पार्टा एक सैनिक राज्य था। राज्य मतलब नगर राज्य, क्योंकि राज्य कॉन्सेप्ट उस समय पर ऐसे स्थापित हुआ ही नहीं था। राज्य का कॉन्सेप्ट जो है आधुनिक युग की देन है, तो इसको हम सैनिक नगर राज्य था, तो नगर राज्य के रूप में ही इसको हम यहां पर सैनिक नगर राज्य था, जो विकास की दृष्टि से थोड़ा सा पिछड़ा हुआ राज्य था। लेकिन यहां की जो व्यवस्था थी, जो सभ्यता के रूप में भी हम मानकर चलते हैं कि सभ्यता और विकास में ये यहां पर थोड़ा पिछड़ा हुआ राज्य था, लेकिन यहां पर सैनिक शिक्षा सबको दी जाती थी, क्योंकि यहां का जो सबसे बड़ी जो इस राज्य की विशेषता थी वो था युद्ध के लिए सैनिकों को तैयार करना। तो सैनिक शिक्षा यहां पर दी जाती थी।
स्पार्टा की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यह राज्य द्वारा संचालित जो है शिक्षा व्यवस्था, यहां पर जो है प्लेटो हमारे सामने कहते हैं कि यह बात प्लेटो को बहुत अच्छी लगी कि शिक्षा का दायित्व जो है वो राज्य के द्वारा है। अर्थात यहां पर 7 वर्ष की आयु में प्लेटो हमारे सामने इस बात का जो है जिक्र करते हुए कहते हैं कि 7 वर्ष की आयु में यहां पर प्रत्येक बच्चे को जो है वो राज्य को सौंप दिया जाता था और राज्य अपनी आवश्यकता अनुसार वहां पर उनको एक अच्छे सैनिक बनाने के लिए, अच्छे लड़ाकू बनाने के लिए यहां पर उनको एक विशेष प्रकार की शिक्षा देते थे। सबके लिए सामूहिक रूप से भोजनालय, भोजन स्थल, क्रीड़ा स्थल और सबके व्यायाम के एक जैसे, यानी कि स्त्री और पुरुष, दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी यानी कि राज्य द्वारा स्थापित थी और स्त्री और पुरुषों के लिए यानी कि एक समान, सबके लिए बहुत जरूरी व्यवस्था थी। और जब शिक्षा लेने के लिए स्त्री और पुरुष वहां पर व्यायामशालाओं में जाते थे तो सबके लिए एक जैसी शिक्षा जरूरी थी। दौड़ भाग करना, कुश्ती फेंकना, कुश्ती करना, भाला फेंकना, इस प्रकार की शिक्षा की बातें जो है महिलाओं के लिए भी अनिवार्य थी, क्योंकि हृष्टपुष्ट महिलाओं से ही हृष्टपुष्ट जो है वो संतान की उत्पत्ति होगी, ऐसे स्पार्टा के लोग मानते थे, जो कि आगे चलकर जो है एक अच्छे लड़ाकू और साहसी जो है जो सैनिकों को हमारे सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था को आप सब लोग जानते हैं, आपने अगर पढ़ा होगा तो पूरे यूनान के अंदर काफी ख्याति प्राप्त थी। यहां तक कि एथेंस के लोग भी यहां पर शिक्षा लेने के लिए आते थे। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था वो स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था का ही पड़ा था, यानी कि इसको उन्होंने एक किस्म से एक जो है आदर्श शिक्षा व्यवस्था माना। लेकिन यहां भी कुछ जो है कमियां प्लेटो को हमारे सामने नजर आई और उनको दर्शाया। यहां भी की भी जो शिक्षा थी वो एकांकी यानी कि एक तरफा शिक्षा व्यवस्था स्पार्टा की भी प्लेटो ने पाया कि यहाँ की व्यवस्था भी एकांकी व्यवस्था है। यहां केवल साहस की शिक्षा दी जाती है, यानी कि ताकत यानी कि भावना की शिक्षा दी जाती है। देश पर मर मिटने की जो है शिक्षा यहां पर दी जाती है। यहां पर विवेक की शिक्षा का अभाव था और स्पार्टा के अंदर जो है एथेंस के अंदर हम देखते हैं कि साहस का अभाव था और स्पार्टा के अंदर हम देखते हैं कि विवेक का अभाव था। तो इन दोनों ही एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था की कमियों को दूर करके प्लेटो हमारे सामने इनकी कमियों को एक साइड में लगाकर और इनके अंदर जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं को साथ में रखते हुए प्लेटो हमारे सामने एक नए प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की स्थापना करता है, जिसकी बात अब हम आने वाले कुछ मिनटों के अंदर करेंगे कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है और किस प्रकार का पाठ्यक्रम जो है प्लेटो हमारे सामने रखता है। किस प्रकार का पाठ्यक्रम प्लेटो अपनी शिक्षा व्यवस्था के अंदर हमारे सामने रखता है। प्लेटो पूरी शिक्षा व्यवस्था को, अपनी शिक्षा व्यवस्था को 2 भागों में हमारे सामने विभाजित करता है। पहला है प्राथमिक और दूसरा है उच्च। आपको यहां पर मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अपनी शिक्षा व्यवस्था के 2 प्रमुख आधार यहां पर प्लेटो बताता है। पहला आधार जो प्रमुख है वह अवस्था है और दूसरा आधार है वर्ग, यानी कि पहली अवस्था के आधार पर और दूसरा वर्ग के आधार पर चलेगी। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है वह अवस्था के आधार पर बाल्यकाल से लेकर और युवावस्था तक यहां पर शिक्षा व्यवस्था होगी। और किस वर्ग के लिए होगी? सैनिक वर्ग के लिए होगी। और जो उच्च शिक्षा व्यवस्था है, उच्च शिक्षा व्यवस्था युवावस्था से लेकर
और प्रौढ़ अवस्था तक। प्रौढ़ अवस्था तक हमारे सामने होगी। और दूसरी तरफ वर्ग के आधार पर अगर हम माने तो यह है शासक वर्ग के लिए यानी कि दार्शनिक राजा के लिए होगी। दार्शनिक राजा के लिए यह शिक्षा होगी। तो इसके दो प्रमुख आधार जो है प्लेटो हमारे सामने प्रस्तुत करता है। पहला ये अवस्था के आधार पर भी है और दूसरा ये वर्ग के आधार पर भी है। तो शिक्षा व्यवस्था को दो भागों में बांटते हुए प्लेटो हमारे सामने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा को मानकर चलता। प्लेटो के अनुसार ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षा बच्चे को उसके जन्म के समय से ही प्रदान की जानी चाहिए और इस प्रकार से वह अपनी प्राथमिक शिक्षा को तीन भागों में हमारे सामने तीन अवस्थाओं में यहां पर विभाजित करते हैं। पहली अवस्था जो है वो प्राथमिक जो है वो बचपन से 6 वर्ष है, दूसरी 6 से 18 वर्ष है और तीसरी 18 से 20 वर्ष की जो है शिक्षा व्यवस्था है। साथियों, इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि ये जो पहले वाली जो प्राथमिक शिक्षा है व्यवस्था है प्लेटो की, ये कुछ और नहीं है एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्थाओं के गुणों को आपस में मिला देने के बाद जो एक मॉडल निकल कर आता है उसको एडॉप्ट करके प्लेटो यहां पर उसको स्थापित करने की बात करता। बस इतना इसमें अंतर करता है कि जहां पर ना स्पार्टा में और ना ही एथेंस में बचपन से लेकर 6 वर्ष तक किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी गई थी, यहां पर प्लेटो उसकी व्यवस्था हमारे सामने करता है। वो कहता है कि बचपन से लेकर 6 वर्ष तक बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां, अच्छे अच्छे उदाहरण देते हुए नैतिक और धार्मिक शिक्षा जो है हम सब लोगों को वहां पर देनी चाहिए। और एक बात आप सबको ध्यान में रखने वाली बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था से प्लेटो इस बात के लिए ज्यादा प्रभावित थे कि वे राज्य अधीन यानी कि राज्य द्वारा व्यवस्थित की जाने वाली शिक्षा व्यवस्था थी। तो प्लेटो की पूरा एजुकेशन सिस्टम यानी कि पहले दिन से लेकर और अंतिम दिन तक पूर्णतः रूप से राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था है। और जो दूसरी जो कमी वहां पर एथेंस के अंदर उसने पाई थी, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था को मॉडल बनाया कि स्त्री और पुरुष, इस बात का ध्यान रखें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि महिलाएं दार्शनिक राजा नहीं हो सकते, वे संरक्षक वर्ग नहीं हो सकते, क्या उनको एजुकेशन देने का बराबर का अधिकार प्लेटो ने दिया है? निश्चित रूप से मानिए कि प्लेटो सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था यहां पर करता है। तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए पहले दिन से लेकर और अंतिम जो जहां तक वो एजुकेशन सिस्टम जो हम अभी धीरे धीरे बताएंगे आपको, वहां तक की शिक्षा व्यवस्था की बात जो है हमारे सामने प्लेटो करता है वो वहां पर दिखाया गया है। तो बचपन से 6 वर्ष तक केवल उदाहरण और कहानियों के माध्यम से जो है या आपको एजुकेशन यानी कि शिक्षा देने का काम यहां पर प्लेटो हमारे सामने करता है। दूसरी जो माध्यमिक शिक्षा है वास्तविक रूप से यानी कि प्रारंभिक शिक्षा का जो दूसरा चरण है, ये पहला चरण है, दूसरा चरण वो 6 से 18 वर्ष तक के लिए चलता है, जो सबसे महत्वपूर्ण काल है इस शिक्षा व्यवस्था का, जिसके अंदर शारीरिक शिक्षा, साहित्यिक शिक्षा, व्यायाम की शिक्षा और संगीत की शिक्षा प्लेटो हमारे सामने इस प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्थाओं का जो है निर्माण या एक गठन यहां पर करता है। संगीत आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा के और गुणों के विकास के लिए प्लेटो मानकर चलता है कि संगीत बहुत जरूरी है। और व्यायाम जो है वो शरीर की सुरक्षा के लिए और शरीर को सुडौल और जो है स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि व्यायाम में केवल प्लेटो के लिए कुश्ती करना या कोई और शारीरिक कर्म करना नहीं है, उसमें भोजन शास्त्र भी उसके अंदर सम्मिलित है। व्यायाम के अंदर औषधि शास्त्र भी उस व्यायाम के अंदर सम्मिलित है। और ठीक इसी प्रकार से संगीत का मतलब केवल गाना बजाना नहीं है, मूर्ति कला, चित्रकला, अन्य जितनी भी प्रकार की जो कलाएं हो सकती है संगीत के साथ साथ
उन सब कलाओं का मिश्रण संगीत को जो है वो प्लेटो हमारे सामने मानकर चलता है। तो यहां पर जो है वो हमारे सामने व्यायाम और शिक्षा और जो है व्यायाम और संगीत की शिक्षा को जो है सबसे महत्वपूर्ण मानकर चलता है। तीसरी जो अवस्था है वह है 18 से 20 वर्ग की, जो कि सैनिक शिक्षा दी जाएगी और वह काफी कठोर शिक्षा होगी, जो कि सबके लिए एक बराबर की शिक्षा व्यवस्था होगी। स्त्री और पुरुषों को, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, इस बात का बार बार ध्यान रखने की जरूरत है और ये बात जानने की जरूरत है कि किसी भी शिक्षा व्यवस्था से स्त्रियों को प्लेटो जो है महरूम नहीं करते हैं, वो उसका अभिन्न अंग है। इसके आगे हम प्लेटो की उच्च यानी कि ये प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था है और दूसरी जो व्यवस्था उसने बताई थी कि प्लेटो एक उच्च शिक्षा व्यवस्था की बात हमारे सामने करता है। प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था के 3 चरण है, प्रारंभिक से 6, 6 से 14, 6 से 16 और 16 से 18 वर्ष। उच्च शिक्षा की बात प्लेटो ने हमारे सामने की है, जो कि 20 वर्ष से लेकर और 35 वर्ष तक चलेगी। यह शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः रूप से जो स्त्री और पुरुष योग्य हैं, किसी भी प्रकार की निष्पक्षता के, जो किसी भी प्रकार के पक्षपात के बिना यह शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी और योग्य व्यक्तियों को इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था देने की बात, यानी कि जो तेज बुद्धि वाले युवक और युवती हैं उनको एक समान शिक्षा व्यवस्था की बात दी जाएगी और यह शिक्षा सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों पर हमारे सामने होगी। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो अगला चरण उच्च शिक्षा का है, यह प्लेटो की मौलिक शिक्षा व्यवस्था है, यानी कि इसमें एथेंस और स्पार्टा का कोई देन नहीं है, यह प्लेटो की ही देन है। और इस शिक्षा व्यवस्था के 2 चरण हैं साथियों, इस बात का ध्यान के रखना है कि ये टोटल मिला के 15 साल का जो है वो हमारे सामने पीरियड है, जिसमें से 20 से 30 वर्ष तक प्रारंभिक एक चरण चलता है और 30 से लेकर 35 वर्ष तक दूसरा चरण चलता है। और दोनों ही चरणों में यानी कि 20 वर्ष तक की शिक्षा सबको प्रदान करने के बाद प्लेटो एक परीक्षा जो है यहां पर निर्धारित करते हैं और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों का मतलब युवक और युवतियां ही आगे की शिक्षा को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। इस बात का ध्यान आप लोगों को रखना है कि 20 वर्ष की आयु में एक परीक्षा निर्धारित होती है और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति अगले 10 वर्ष की शिक्षा पाने के अधिकारी हैं। अगले 10 वर्ष में यानी कि 20 से लेकर 30 वर्ष तक की जो शिक्षा व्यवस्था है वो प्लेटो ने क्या बताई है, उसका पाठ्यक्रम जो होगा, उसका पाठ्यक्रम प्लेटो कहता है कि गणित, रेखा गणित, अलंकार शास्त्र, ज्योतिष और तर्कशास्त्र। यानी कि अब आप ये मान के चलिए कि जो मैंने बताया था कि अवस्था के आधार पर और वर्ग के आधार पर, अब यहां तक से पहले की जो व्यवस्था थी वो एक सैनिक वर्ग के लिए थी और 20 से जो 35 वर्ष तक की जो शिक्षा व्यवस्था है वह एक विवेकवान ज्ञानवान व्यक्तियों के लिए है, जो कि शासक बनने की योग्यता रखते होंगे और जो संरक्षक वर्ग में यानी कि दार्शनिकों के वर्ग में सम्मिलित होने वाले युवक और युवतियां होंगे। इसलिए यहां का पाठ्यक्रम गणित, रेखा गणित, अलंकार शास्त्र, ज्योतिष और तर्क शास्त्र का जो है ये पाठ्यक्रम 10 वर्ष तक के लिए अनिवार्य रूप से सब लोगों को पढ़ना होगा। इसकी शिक्षा व्यवस्था, इसकी बात जो है प्लेटो हमारे सामने करते हैं। और इस 30 वर्ष के यानी कि 30 वर्ष 10 वर्ष तक इन सारे विषयों की शिक्षा लेने के बाद प्लेटो पुनः एक और परीक्षा यानी कि 30 वर्ष की आयु में यानी कि 10 वर्ष प्राप्त कर लेने के बाद एक और परीक्षा जो है यहां पर
प्लेटो हमारे लिए जो है निर्धारित करते हैं। और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले लोग, इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले लोग ही, यानी कि बाकी लोग यहां पर रह जाएंगे इस व्यवस्था के बाद। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले लोगों को अगले 5 वर्ष तक द्वंद्ववाद यानी कि डायलेक्टिज्म, द्वंद्ववाद की शिक्षा दी जाएगी। द्वंद्ववाद वास्तविक रूप से एक ऐसी पद्धति है जिसका प्रयोग कर कर हम इस मेथोडोलॉजी का प्रयोग कर कर एब्सोल्यूट ट्रूथ तक पहुंचते हैं। यानी कि वाद विवाद और संवाद की जो शैली होती है, तो इसको आप देखिए कि उसके लिए द्वंद्ववाद यानी कि इस शैली तक, यानी कि परम सत्य तक पहुंचने के लिए प्लेटो ने 5 वर्ष तक एक विषय को पढ़ाए जाने की यहां पर व्यवस्था हमारे सामने की है। तो द्वंद्ववाद की शिक्षा लेने के बाद यहां पर 35 वर्ष की आयु में आपकी सैद्धांतिक शिक्षा पूरी होती है। लेकिन प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था यहां पर नहीं रुकती है, यह सैद्धांतिक शिक्षा व्यवस्था है। प्लेटो इस बात की स्थापना हमारे सामने करते हैं कि केवल सैद्धांतिक शिक्षा लेने के बाद भी दार्शनिक राजा को जरूरी नहीं है कि वह ज्ञान प्राप्त हो जाए जिसकी प्राप्ति के लिए उसने इन सारे विषयों के साथ साथ 5 साल तक द्वंद्ववाद की शिक्षा यानी कि एब्सोल्यूट ट्रूथ तक पहुंचने की जो है वो शिक्षा ली है। प्लेटो का यह पक्का मानना था कि सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा भी आवश्यक है। व्यवहारिक शिक्षा आवश्यक है। तो व्यवहारिक शिक्षा के लिए प्लेटो अगले 15 वर्ष यानी कि 35 वर्ष की आयु से लेकर 50 वर्ष की आयु तक अगले 15 वर्ष संसार में जो है जीवन के जो थपेड़े होते हैं, जिनको सही मायने में कहा जाए कि उन वास्तविकताओं को जानने के बाद जो कई बार पुस्तकों से बिल्कुल अलग होती है, उनको जानने के लिए प्लेटो दार्शनिक राजा के लिए इंतजाम करता है। और 50 वर्ष की आयु में ये सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद ही कोई भी व्यक्ति दार्शनिक राजाओं के उस वर्ग में शामिल होने का अधिकारी होगा जो कि शासक वर्ग के रूप में होंगे। और यह पूरी की पूरी शिक्षा महिला और पुरुषों के लिए कई बार सवाल उठते हैं कि क्या प्लेटो के दार्शनिक राजा, दार्शनिक शासक जो है वो महिला हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जो इन परीक्षाओं को पास करते हुए, उत्तीर्ण होते हुए आगे तक पहुंचेगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, यानी कि पूर्ण योग्यता और निष्पक्षता के आधार पर जो है प्लेटो एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की स्थापना हमारे सामने करते हैं जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इस प्रकार से सब लोग अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वाह कर सके, इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए प्लेटो एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जो स्थापना करते हैं जिसकी जरूरत होती है। हम भी देखते हैं कि जब तक मनुष्य को अपने कर्तव्य को पालन करने का जो है सही रास्ता नहीं मिलता है, और कई बार एजुकेशन शिक्षा के अभाव में हम उन रास्तों पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो एजुकेशन को प्लेटो जो है शिक्षा को काफी महत्व देते हैं। आइए अब इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम बात कर लें कि इसकी शिक्षा व्यवस्था के मुख्य बिंदु क्या क्या हमारे सामने निकल कर आते हैं। तो पहली बात तो यह है कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था है साथियों। यानी कि बचपन से लेकर और 35 वर्ष तक की आयु की जो शिक्षा व्यवस्था की बात प्लेटो हमारे सामने करता है, वह पूर्ण रूप से राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था है। यानी कि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत आधार पर शिक्षा करने की जो बात करता ही नहीं है, क्योंकि राज्य ये पहले ही मानकर प्लेटो ये पहले ही मानकर चलता है कि राज्य सबसे पहली और सबसे उच्च शिक्षा व्यवस्था है। तो सारी एजुकेशन सिस्टम और राज्य ही नागरिकों का निर्माण करता है। तो यह राज्य का दायित्व है कि वह सबको शिक्षा प्रदान करे। दूसरी जो इसका प्रमुख बिंदु निकल कर आता है, स्त्री और पुरुषों के लिए यह एक समान शिक्षा व्यवस्था है। यानी कि सबको एक समान शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी, यानी कि सबके समान है, किसी प्रकार का भेदभाव किसी भी चरण पर यानी कि
पहले दिन से लेकर और अंतिम 50 वर्ष तक की शिक्षा व्यवस्था तक के लिए प्लेटो किसी प्रकार का भेदभाव स्त्री और पुरुषों पर नहीं करता है। तीसरी जो प्रमुख बात है कि कला और साहित्य, कला और साहित्य पर प्लेटो राज्य का नियंत्रण लगाता है। वो कहता है कि बच्चों के, नागरिकों के दिमाग पर कला और साहित्य का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए उनको किस प्रकार का लिटरेचर मिलना चाहिए, किस प्रकार का कला और किस प्रकार की जो साहित्य प्राप्त होना चाहिए, वो सब राज्य द्वारा निर्धारित होने चाहिए। बुरे साहित्य का प्रभाव बुरा पड़ता है, इस बात को जो है प्लेटो मानकर चलते थे, इसलिए उन्होंने इसको एक राज्य नियंत्रित यानी कि कला और साहित्य पर उसका कठोर नियंत्रण करने की बात यहां पर की है। और चौथी बात है कि ये एक समन्वयात्मक शिक्षा व्यवस्था है। समन्वयात्मक शिक्षा व्यवस्था है, इसका मतलब है कि इसमें न केवल एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्थाओं का आपस में समन्वय किया गया है, बल्कि दूसरी तरफ समाज के प्रत्येक वर्ग में एक समन्वय स्थापित करने के लिए, यानी कि उनको उनके गुणों के बारे में बताकर उनके अंदर उस योग्यताओं को जगाकर अपने अपने कर्तव्य पथ पर सब लोग कार्य करते रहे तो समाज के अंदर एक अच्छा समन्वय स्थापित करेगा। इस प्रकार की भी यहां पर जो है बात की गई है। पांचवा प्रमुख बिंदु हमारे सामने निकल कर आता है कि यह एक संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का मतलब है कि यह एथेंस और स्पार्टा की तरह एकांकी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि एथेंस में केवल विवेक की शिक्षा दी गई और स्पार्टा में केवल जो है साहस की शिक्षा दी गई, जबकि यहां पर शरीर और आत्मा यानी कि साहस शिक्षा और आत्मा यानी कि विवेक बुद्धि की शिक्षा दोनों दी गई, इसलिए हम इसको संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के रूप में मानकर चलते हैं। तीसरे जो नेक्स्ट बिंदु हमारा हो सकता है या है वो हम बात कर सकते हैं कि वह एक निर्माणकारी शिक्षा व्यवस्था है। निर्माणकारी शिक्षा व्यवस्था का मतलब क्या है कि वह नागरिकों का जो है वो निर्माण करने वाली शिक्षा व्यवस्था है। प्रत्येक नागरिक को उसके पथ बताकर, उसके कर्तव्यों को बताकर हमें आगे बढ़ाने वाली शिक्षा व्यवस्था की बात यहां पर करता है, यानी कि उत्तम नागरिकों का निर्माण करना इस शिक्षा व्यवस्था का सबसे पहला उद्देश्य है। जब तक उत्तम नागरिक जो है निर्मित नहीं होंगे तब तक आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो सकती और ना ही दार्शनिक शासक का निर्माण हो सकता है। और अंतिम जो है प्रमुख बिंदु हमारे सामने निकल कर आता है इसके अंदर कि यह एक साथ सैद्धांतिक और व्यवहारिक, जो हमने भी पढ़ा कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है, यानी कि बचपन से लेकर और 35 वर्ष तक की आयु पर दो परीक्षाओं के माध्यम से, एक 20 वर्ष पे परीक्षा होगी, एक 30 वर्ष पे परीक्षा होगी, और इस प्रकार से वो 35 वर्ष तक एक सैद्धांतिक शिक्षा व्यवस्था यानी कि पहले दिन से लेकर 35 वर्ष तक सैद्धांतिक शिक्षा, और दार्शनिक राजा के लिए 35 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक यानी कि अगले 15 साल की व्यवहारिक शिक्षा व्यवस्था की बात यहां पर प्लेटो करता है। साथियों, हमने आज बड़ी जल्दी में एक और लुक देते हुए प्लेटो के जो है एजुकेशन सिस्टम पे, उसकी शिक्षा प्रणाली पर बात की है। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके आप लोग बता भी सकते हैं। इसमें जो कमियां रही हैं वो आगे कभी पूरी की जा सकती है, और इसी कड़ी में हम आगे जो है बात करते रहेंगे कि किस प्रकार से जो दूसरा बिंदु जो है प्लेटो ने बताया था कि न्याय की स्थापना के लिए एक सकारात्मक तरीका शिक्षा का है और दूसरा जो है वो नकारात्मक तरीका साम्यवाद का है। तो हम अगली वीडियो के अंदर साम्यवाद, जो प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत है जिसमें परिवारों के सामूहिकीकरण और संपत्ति के जो प्रतिबंध की व्यवस्था जो है प्लेटो हमारे सामने करता है। आपका हमारे साथ बने रहने